नमस्कार, मैं अंकित स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन प्रेप में। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री, जिसे हिंदी में प्राचीन भारतीय इतिहास कहते हैं। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आद्य ऐतिहासिक काल। यह टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें। जो भी स्टूडेंट बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल या मैसेज करके क्लासेस को देखकर अच्छी तरह से वह पेड कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है प्री हिस्टोरिक पीरियड यानी प्रागैतिहासिक काल। इसकी परिभाषा यानी डिफिनीशन को सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था, यानी लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे। क्या लिखित साक्ष्य नहीं मिले थे? इसकी जो जानकारी मिलती है वह पुरातात्विक साक्ष्य से प्राप्त हुई थी, यानी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से जो है इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इसके अंतर्गत स्टोन युग आता है, यानी पाषाण युग। इसकी डिफिनीशन को हम लोग समझेंगे। पाषाण यानी जिसे पत्थर कहते हैं, वह समय जब मानव पत्थर के हथियारों का, यहाँ आप ध्यान रखेंगे, पत्थर के हथियारों या औजारों का प्रयोग करता था, उसे स्टोन युग या पाषाण युग कहते हैं। पाषाण युग को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पैलियोलिथिक पीरियड, जिसे पूरा पाषाण काल कहते हैं। दूसरा मेसोलिथिक पीरियड, मध्य पाषाण काल। तीसरा जो है नियोलिथिक पीरियड, नव पाषाण काल कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पैलियोलिथिक पीरियड यानी पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे। पूरा पाषाण काल का जो टाइम है, समय सीमा है, वह यहाँ दिया हुआ है 5 लाख BC टू 8000 BC, यानी 5 लाख ईसा पूर्व से 8000 ईसा पूर्व तक पूरा पाषाण काल का समय सीमा माना जाता है। पूरा पाषाण काल में जो मानव था वह खानाबदोश के रूप में अपना जीवन यापन करता था, जिसे खाद्य संग्राहक कहते हैं। खाद्य संग्राहक यानी इसे अंग्रेजी में कहते हैं फूड गैदरर के रूप में जो है मानव अपना जीवन यापन करता था। इस समय मनुष्य यानी पूरा पाषाण काल जो पैलियोलिथिक पीरियड है, उसमें मनुष्य आग का आविष्कार किया था। क्या ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि आग का आविष्कार किस युग या किस काल में किया गया था। तो पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड में आग का आविष्कार हुआ था। पूरा पाषाण काल में जो मानव था वह पत्थरों के कुछ औजार बनाए थे। उन औजारों के नाम क्या है उसे हम लोग देख लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हैंड एक्सेस, एलिनियर्स और स्क्रैपर्स, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। इस काल में जो मानव थे, मनुष्य थे, वह शिकारी हुआ करते थे, यानी आखेटक। खाद्य संग्राहक जो फूड गैदरिंग यानी पेट भरने के लिए मनुष्य आखेटक का मतलब आखेटक हुआ करते थे। इसके जो अवशेष मिले थे आप लोग ध्यान रखेंगे, रिमेन इसे अंग्रेजी में कहते हैं। अवशेष जो प्राप्त हुए थे वह बेलन रिवर वैल्यू, सोहन रिवर वैली और नर्मदा रिवर वैल्यू, यानी यहाँ देखेंगे बेलन इसे कहते हैं हिंदी में बेलन नदी घाटी। इसी प्रकार से सोहन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी से इसके अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके अलावा भी गुफा के कुछ चित्रकारी भी प्राप्त हुए हैं पूरा पाषाण काल में, यानी पैलियोलिथिक पीरियड में गुफा के जो चित्रकारी प्राप्त हुए हैं वह भोपाल के भीमबेटका से। काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि गुफा के चित्रकारी किस स्थान से प्राप्त हुआ है। तो वह भोपाल के भीमबेटका से, या तो भीमबेटका में जो गुफा के चित्रकारी प्राप्त हुए हैं किस युग में है, तो यहाँ आप ध्यान रखेंगे किस काल में, तो पूरा पाषाण काल से यह प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मीसोलिथिक पीरियड, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं मध्य पाषाण काल। इसका जो टाइम काल में
हथियारों का जो आकार था, जो पत्थर के औजार थे उसका जो आकार था वह छोटे आकार के हथियार बनाए जाते थे, जिसे माइक्रोलिथिक कहा जाता था। ठीक है, इसे आप ध्यान रखेंगे कि मेसोलिथिक पीरियड के जो हथियार बनाए जाते थे पत्थरों के, वह माइक्रोलिथिक थे, यानी छोटे छोटे आकारों के पत्थर बनाए जाते थे। इस काल में मनुष्य पशुपालन का शुरुआत किया। काफ़ी महत्वपूर्ण, इसे ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि किस युग में, किस काल में मनुष्य ने पशुपालन की शुरुआत की, तो वह मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल में। सबसे पहला जो इन्होंने पशु को पाला था वह कौन सा है, तो कुत्ता है, इसे ध्यान रखेंगे। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि मनुष्य ने जो सबसे पहला पशुपालन किया था कौन सा, तो यह पशुपालन सबसे पहले कुत्ता का किया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन, यानी पहला पालतू जो पशु का साक्ष्य मिला है वह कहाँ से मिला है, आदमगढ़। इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। आदमगढ़ एक जगह है एमपी यानी मध्य प्रदेश में। दूसरा बागरू राजस्थान में यह जगह है। यहाँ से पहला जो है पालतू पशु यानी फर्स्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन का ये स्रोत यानी साक्ष्य मिले हैं, तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मानव कंकाल के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं, किसमें, तो मेसोलिथिक पीरियड यानी मध्य पाषाण काल में। इसका जो स्थान है इसे हम देख लेंगे। यह यूपी यानी उत्तर प्रदेश की प्रतापगढ़ जिले में एक जगह है सराय नगर, इसे ध्यान रखेंगे। सराय नगर से यह मानव के कंकाल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, यानी किसमें, मध्य पाषाण काल में। आगे हम लोग पढ़ेंगे, आप लोग जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, नियोलिथिक पीरियड, जिसे हिंदी में नवपाषाण। आगे हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोग यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस काल में मनुष्य ने कृषि की शुरुआत की। काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो नवपाषाण काल है इसमें सबसे पहले मानव ने कृषि का शुरुआत किया, जिसमें इन्होंने सबसे पहला जो कृषि इन्होंने खेती किया था, जौ और गेहूं के खेती किए थे। यानी यहाँ दिया हुआ है कि फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, मानव ने जो पहले सबसे पहला कृषि की शुरुआत किए थे वह जगह कौन सा है, बलूचित, यहाँ ध्यान रखेंगे, बलूचिस्तान में यह जगह है मेहरगढ़। मेहरगढ़ स्थान है, यहाँ से इस जो है सबसे पहले यहाँ मानव ने जो है पहला कृषि की शुरुआत किया, जिसमें सबसे पहले गेहूं और जौ की जो है खेती किया था। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला हम देखेंगे, आगे जो है चावल की खेती के भी कुछ अवशेष मिलते हैं, तो यहाँ ध्यान रखेंगे चावल की खेती का अवशेष कहाँ मिलता है, तो यूपी के इलाहाबाद में एक जगह है कोल्डिहवा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा जाता है कि कोल्डिहवा से किस का अवशेष या किस खेती का साक्ष्य प्राप्त होता है, तो चावल की खेती का जो साक्ष्य प्राप्त होता है वह कोल्डिहवा से होता है। कोल्डिहवा जो है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद का एक जगह माना जाता है। आगे हम लोग देखेंगे, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पर, जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम, यानी जम्मू कश्मीर में एक जगह है बुर्जहोम से जो प्राप्त होता है, जैसे मानव कंकाल के साथ साथ कुत्ते की हड्डियों का भी साक्ष्य मिलता है। कहाँ से, तो ये ध्यान रखेंगे, मानव कंकाल के साथ कुत्ते की हड्डियों का जो साक्ष्य मिलता है वह बुर्जहोम यानी यह जम्मू कश्मीर में एक जगह है। बुर्जहोम से मिट्टी के बर्तन के भी साक्ष्य मिलते हैं, जिसे मृदभांड भी कहते हैं। क्या, मृदभांड, तो इसे ध्यान रखेंगे। नियोलिथिक पीरियड में मिट्टी के बर्तन का भी आविष्कार हुआ था, यानी मिट्टी के बर्तन का भी साक्ष्य मिला था। आप लोग ध्यान रखेंगे, पहिया, पहिया का भी आविष्कार, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, पहिया का भी आविष्कार नियोलिथिक पीरियड यानी नवपाषाण काल में हुआ था। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप लोग पहला ध्यान देंगे कि कृषि के जो साक्ष्य मिलते हैं, फर्स्ट एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर, वह बलूचिस्तान यानी मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले जो खेती किया गया था वह पाकिस्तान में किया गया था, दो पहाड़ियों के बीच, तो यह ध्यान रखेंगे, वह सुलेमान और किरधर, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच जो है यह खेती किया गया था। गेहूं और जौ की यह प्रमुख पहला खेती मिलती है। ठीक है, फिर आगे हम लोग देखेंगे, ये रहा आपका जो है स्टोन युग में पैलियोलिथिक पीरियड और मेसोलिथिक पीरियड, और तीसरा आपका
नियोलिथिक पीरियड। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रोटोहिस्टोरिक पीरियड, जिसे हिंदी में आद्य ऐतिहासिक काल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले इसकी परिभाषा, इसकी डेफिनेशन को समझेंगे कि इस काल में मानव द्वारा लिखी गई लिपि को जो है पढ़ा नहीं जा सकता था, यानी लिखित साक्ष्य प्राप्त थे। आप लोग ध्यान रखेंगे, इस काल में जो है लिखित साक्ष्य प्राप्त थे, लेकिन जो साक्ष्य लिखित थे, जिस लिपि में लिखी गई थी, वह पढ़ा नहीं जा सकता था। यानी इसकी भी जानकारी पुरातात्विक स्रोत, जिसे आर्कोलॉजिकल एविडेंस से इसकी जानकारी भी प्राप्त होती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से 2500 BC टू 17 BC, यानी सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे, जिसका समय सीमा माना जाता है, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। आगे हम लोग देखेंगे, यहाँ दिया हुआ है 1856 में अलेक्जेंडर किंगडम, यहाँ ध्यान रखेंगे, अलेक्जेंडर किंगडम को फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यानी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारतीय पुरातत्व के पितामह या पिता किसे माना जाता है, अलेक्जेंडर किंगडम को माना जाता है। ठीक है, इन्होंने फॉसिल्स यानी जीवाश्म को इकट्ठा किया और उन पर खोज की थी। किसने? अलेक्जेंडर किंगडम ने। ठीक है, इंडियन म्यूजियम, यानी आप ध्यान रखेंगे इंडिया का जो म्यूजियम यानी भारतीय संग्रहालय, ध्यान रखेंगे भारतीय संग्रहालय, म्यूजियम यानी संग्रहालय, बिगेस्ट म्यूजियम इन इंडिया, यानी भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है, कहाँ स्थित है, तो कलकत्ता यानी कोलकाता में है। तो इसे ध्यान रखेंगे, जिसे जो है 1899 से 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन को जो है आर्कोलॉजिस्ट कहा गया, यानी आर्कोलॉजिस्ट यानी पुरातत्ववेत्ता, ये ध्यान रखेंगे कि पुरातत्ववेत्ता किसे कहा जाता है, यानी आर्कोलॉजिस्ट लॉर्ड कर्जन को, जो सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है, तो यह कलकत्ता में स्थित है। इसे ध्यान रखेंगे। 1905 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो है द्वारा, यानी भारतीय जो सर्वेक्षण है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो है, उसके द्वारा जो है यह जो है प्राप्त होता है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, आप लोग ध्यान रखेंगे, इंडियन म्यूजियम यानी भारतीय जो संग्रहालय है, इसका जो हेड क्वार्टर है वह कहाँ स्थित है, तो यह कलकत्ता में स्थित है। इसे ध्यान रखेंगे। आगे हम लोग पढ़ेंगे जो इसके चेयरमैन है, यानी किसके, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसके इंडियन म्यूजियम के जो चेयरमैन हैं, यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो महानिदेशक हैं, महानिदेशक हैं, वो कौन है, जॉन मार्शल। इसे ध्यान रखेंगे, जॉन मार्शल। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन थे, यानी कौन थे, जॉन मार्शल जो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक थे। इसे ध्यान रखेंगे। जब खुदाई उस समय चल रही थी, तो उस समय के जो यहाँ ध्यान रखेंगे गवर्नर थे, वह लॉर्ड कर्जन थे। उन्हें लॉर्ड कर्जन को पुरातत्ववेत्ता भी कहा जाता है। आगे हम लोग देखेंगे कि दयाराम साहनी। ये ध्यान रखेंगे कि अभी हम इस समय पढ़ रहे हैं कि उस समय के चेयरमैन कौन थे जब खुदाई चल रही थी, और पुरातत्ववेत्ता कौन थे उसे पढ़ रहे थे। आगे अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि वह कौन कौन से स्थल है, कि उनके कौन खोज किए हैं। ठीक है, दयाराम साहनी ने 1921 में, आप ध्यान रखेंगे, 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की। काफ़ी महत्वपूर्ण, इसे ध्यान रखेंगे। इंडस वैली में यानी सिंधु घाटी सभ्यता में जो है जो स्थल की खोज हुआ, किसने किया, किस स्थल की खोज किस सन में, काफ़ी महत्वपूर्ण, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे कि दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज की। उसके बाद राखल दास बनर्जी ने
1922 में, इसे ध्यान रखेंगे कि 1922 में मोहनजोदाड़ो यानी मोहनजोदड़ो नामक स्थल की खोज की, काफ़ी महत्वपूर्ण, जो कि इंडस वैली में है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता में यह स्थल पाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जैसा कि आप लोग इस एग्जाम पर जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, मैप बनाया गया हो, ये जो भारत का जो इंडिया का मैप है, इसे ध्यान रखेंगे। इंडिया के मैप में बताया गया है, ये साउथ का जो है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। इससे पता चलेगा कि कौन सा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो इसे हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे, तो इसे ध्यान रखेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है नॉर्थ में मादा, यानी मादा यह एक जगह है, एक स्थल है, जो कि कहाँ है, चेनाब रिवर यानी चेनाब नदी के किनारे स्थित है। यह जम्मू कश्मीर में, इसे ध्यान रखेंगे, जम्मू कश्मीर में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग जानेंगे कि नॉर्थ में जो स्थल प्राप्त होता है सिंधु घाटी सभ्यता, यानी अभी जो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं, स्थल के बारे में, इन सभी स्थलों पे जो स्रोत यानी एविडेंस प्राप्त हुए हैं, इसे ध्यान रखेंगे, जो एविडेंस मिले हैं, जो साक्ष्य मिले हैं, इन्हीं साक्ष्यों के माध्यम से बताया जाता है कि इंडस वैली किस प्रकार थी और पुरातत्ववेत्ता क्या है, इसके साक्ष्य कैसे मिलते हैं, इसके जानकारी के बारे में इन्हीं स्थलों से जो है प्राप्त होता है। यानी मादा चेनाब रिवर के किनारे है, जम्मू कश्मीर में। दूसरा है आलमगीरपुर, इसे ध्यान रखेंगे, आलमगीरपुर जो है हिंडन रिवर यानी हिंडन नदी के किनारे स्थित है, जो उत्तर प्रदेश में, कहाँ है, उत्तर प्रदेश यानी यूपी में स्थित है यह जगह, इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आपका यहाँ आता है, यहाँ आप लोग देखेंगे दासमाबाद, क्या दिया हुआ, नहीं दाइमाबाद, क्या दिया है, दाइमाबाद, इसे ध्यान रखेंगे। दाइमाबाद एक स्थान है जो गोदावरी रिवर यानी गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यह जो जगह है वह महाराष्ट्र यानी महाराष्ट्र में स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखेंगे। अगला जो आपका साक्ष्य मिलता है इंडस वैली के लिए, जिसकी पुरातात्विक खुदाई यानी जो स्रोत मिलता है खुदाई से, उसके जो साक्ष्य मिलते हैं, यहाँ ध्यान रखेंगे, सुतका गेंडोर, क्या दिया हुआ है, सुतका गेंडोर, जो दस्का यानी यहाँ ध्यान रखेंगे आप लोग, दस्का रिवर जो दिया हुआ है, कौन सा, दस्क नदी यानी दस्क रिवर से जो है के किनारे यह बसा है। यह जो जगह है बलूचिस्तान में, कहाँ है, बलूचिस्तान में, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अभी हमने डायग्राम यानी इंडिया के मैप के माध्यम से आप लोगों को बताया इंडस वैली का जो एविडेंस मिलता है, आर्कोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, इसके लिखित जो साक्ष्य मिलते हैं, वह जो जिस लिपि में लिखे गए हैं उसे पढ़ा नहीं जाता है। एविडेंस जो आर्कोलॉजिकल एविडेंस है उसके माध्यम से हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली के बारे में जानते हैं, उस जो साक्ष्य मिले उसे हम लोग जानते हैं, उसे जानेंगे, ठीक है। जैसा कि यहाँ दिया है मांदा, जैसा अभी हमने बताया चेनाब नदी किनारे है, आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे, और दाइमाबाद जो है गोदावरी रिवर यानी गोदावरी नदी किनारे, और सुतका गेंडोर यानी दस्क रिवर यानी दस्क नदी किनारे बलूचिस्तान में स्थित है। और हम लोग यहाँ देख लेते हैं स्क्रीन पर, जैसा दिया है, यह जो सभ्यता थी यानी इंडस वैली यानी सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी वह त्रिभुजाकार थी, यानी त्रिभुजी आकार की इस प्रकार की थी। इस सभ्यता का सबसे प्रमुख जो विशेषता है नगर नियोजन यानी जल निकासी की थी। यह जो सभ्यता थी वह नगरीय सभ्यता थी, यानी नगर नियोजन थे और जल निकासी की भी व्यवस्था थी। इस सभ्यता के लोगों ने तांबे और टीन को मिलाकर, तांबे और टीन के मिश्रण से जो है कांस्य का निर्माण किया, यानी कांस्य धातु का निर्माण किया। इसीलिए इसे जो है ब्रोंज एज, इसे ध्यान रखेंगे आप लोग, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन यानी कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं। क्या, कांस्य युग की सभ्यता भी कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। तो आप लोग ने देखा, तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की यह क्लास समझ में आई होगी। जो हमने आज की इस क्लास में पढ़ा प्री हिस्टोरिक पीरियड और यहाँ दूसरा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जो है इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी जो है हमने पढ़ा, जो महत्वपूर्ण पॉइंट थे। और जो है इसमें हम लोग जो है देखेंगे क्या, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में आगे हम लोग देखेंगे जो प्लेस है
जो प्रमुख प्लेस हैं उनकी खोज कौन की है, किस नदी के किनारे हैं, किस सन में हुआ, ईयर के बारे में और उनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।